हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो आज हम फिर से अवेलेबल हुए हैं मॉक टेस्ट के सेगमेंट में, जिसमें हम बात करते हैं एक प्रोफाइल के रिगार्डिंग, जिसमें हम प्रोफाइल को समझते हैं, उसके ऑफर्ड कोलेटरल को समझते हैं, उस केस में क्या डेविएशन है उसको समझते हैं और उसके हिसाब से केस पे डिसीजन लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोफाइल को समझना। पहले तो सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टमर का मेन एप्लीकेंट कौन है। हमारे केस में कस्टमर जो है मेन एप्लीकेंट हाउसवाइफ है और उनकी कोई अर्निंग इनकम नहीं है, और जो कोप्लिकेंट है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और उसमें जो है उनके पास 2 ट्रैक्टर हैं, एक थ्रेशर है, एक हारो है, एक कल्टीवेटर है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये फार्मिंग के इक्विपमेंट्स हैं जिससे हमारा जो कस्टमर है उसे रेंट आउट करता है और पर मंथ उससे अप्रॉक्स 20 के रेंटल इनकम करता है फार्मिंग इक्विपमेंट से। बट उसकी ट्रैक्टर की इनकम जो है वो अलग है। ट्रैक्टर उसके पास 2 हैं जिससे वो करीब 40,000 रुपये पर मंथ इनकम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वर्ड्स हमने पढ़े, थ्रेशर, हार्वर और कल्टीवेटर, ये क्या होते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं पिक्चर में, हार्वर ये होता है, थ्रेशर ये होता है जिससे हमारे जो हार्वेस्ट होते हैं वो रिफाइंड होकर निकलते हैं, और कल्टीवेटर ये होता है जिससे हमारे बीज बोए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी कितनी टोटल इनकम आ रही है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2 ट्रैक्टर हैं, 2 ट्रैक्टर में हमने 20-20 हज़ार रुपये की मार्जिनल इनकम पकड़ी है, सबसे लोएस्ट इनकम है। तो हम 40,000 रुपये 2 ट्रैक्टर से इनकम ले रहे हैं, और जो 3 इक्विपमेंट आपको मैंने नीचे दिखाए उन इक्विपमेंट से हम ये मान रहे हैं कि 20,000 रुपये पर मंथ रेंटल इनकम आ जाती है, जो कि हमारा कस्टमर किसी और फार्मर को रेंट आउट करता है अपने खेती के काम के लिए। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। हमारे जो कस्टमर का टोटल इनकम हो गया 60,000 रुपये का, उसके हाउस होल्ड एक्सपेंसिस क्या हैं। जो कस्टमर है वो एक फार्मर है और उसका एक एवरेज सा हाउस होल्ड एक्सपेंसिस है, जिसमें वो कहता है कि 20,000 रुपये पर मंथ हमारे को खर्चा हो जाता है अपने घर के एक्सपेंसिस के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो लोन एलिजिबिलिटी है वो क्या आने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें कस्टमर कौन सी प्रॉपर्टी दे रहा है, और उसके बाद हम बात करेंगे हमारी डेविएशन क्या है इस केस में। तो चलिए हम सबसे पहले लोन एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कस्टमर की क्या निकल के आएगी। तो लोन एलिजिबिलिटी के लिए हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी इनकम निकालनी है कि इनकम क्या है। तो जैसा हमने आपको बताया कि 2 ट्रैक्टर से हमने इनकम पकड़ी है 20,000 रुपये पर मंथ, और एग्रीकल्चर इनकम से हमारे को एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो कि हम रेंट आउट कर रहे हैं हमारे कस्टमर, उससे हमें आ रही है 20,000 रुपये की। तो टोटल हमारे पास 60,000 रुपये समथिंग ग्रॉस इनकम आ गई। अब हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमें कस्टमर ने डिक्लेयर किया है, तो हो सकता है इतना ना हो, ऑल्दो ये सबसे लोवेस्ट इनकम है, बिकॉज आप जनरली देखेंगे तो आपको 20,000 रुपये में कोई भी ट्रैक्टर रेंट आउट नहीं मिलेगा। बट स्टिल हम इसमें एक्सपेंसेस घटा लेते हैं। एक्सपेंसेस के लिए हम ये बोलते हैं कि कस्टमर ने जो ट्रैक्टर चलाने हैं उसके लिए ड्राइवर रखे हुए हैं, मिनिमम 5-5 हज़ार रुपये के, 10,000 रुपये के 2 ड्राइवर हो गए, और जो उसकी मेंटेनेंस हो गई उसको हम मान लेते हैं परचेज कॉस्ट में। मेंटेनेंस हमने एज्यूम किया कि 5,000 रुपये करीब मेंटेनेंस हो गई दोनों की मंथली। देन हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ मान लेते हैं, अप्रोक्स 3,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी है, और अदर एक्सपेंसेस में हम 1,000 रुपये ये काउंट कर लेते हैं। तो मोटा मोटा आप देखेंगे तो आपका कुछ 41,000 रुपीज़ का कैश फ्लो निकल के आया, जिसमें हमने 60,000 रुपये टोटल ग्रॉस इनकम पकड़ी थी। अभी यहाँ पे हमारे पे 41,000 की मंथली नेट इनकम आ गई। अब इसमें से हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लोन ओब्लिगेशंस हैं वो घटाने हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे कस्टमर का ज़्यादा लोन नहीं चल रहा है, एक 5,000 रुपये की कोई EMI जा रही है, तो हम उसको भी घटा लेते हैं। तो अभी हमारे पास जो इनकम निकल के आई वो 36,000 रुपये अवेलेबल इनकम है। अब इस पर हमें अपना जो बैंक पॉलिसी बोलती है उसका फॉयर एप्लीकेबल करना है। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हम इसको 60% फॉयर दे देंगे। तो 60% फॉयर अगर हम इस पर एप्लीकेबल करते हैं तो हमारा 36,000 रुपये पे 60% कुछ 21,600 रुपये तक की हम इसको EMI दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम कस्टमर को 21,000 रुपये तक के EMI का लोन दे सकते हैं। तो चलिए हम अब पता करते हैं कि हम 21,000 रुपये में कितना लोन अमाउंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेन्योर लिख लेते हैं। हम टेन्योर देने वाले हैं 15 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 14% रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे अभी जो EMI निकल के आई है वो 18,644 रुपये की निकली है। तो हमारे पास अभी भी बफर है इसमें देने के लिए। तो हम इसको 16 लाख रुपए का लोन देखते हैं। तो हमारा कस्टमर 16 लाख रुपए के लोन के लिए एलिजिबल है, बिकॉज 16 लाख रुपए के लोन की जो मंथली EMI है वो 21,308 रुपये आ रही है। तो
अगर आपकी डील 16 लाख रुपए में क्लोज हो जाती है कस्टमर के साथ, तो आप इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 14 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 15 साल के लिए आप उसे लोन दे सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमारे को एलिजिबिलिटी पता चल गई कि हमारी एलिजिबिलिटी जो है वो 16 लाख रुपए की आ रही है करंट कैश फ्लो के ऊपर, जो कि हमारे कस्टमर के ने हमें बताया है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा कस्टमर हमें क्या प्रॉपर्टी ऑफर करने वाला है। तो प्रॉपर्टी में जब हम बात करेंगे तो कस्टमर ये कह रहा है कि उसके पास 100 गज की एक जड़ से प्रॉपर्टी है और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और उसको वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन के लिए हमसे लोन लेने आया है। ये HL कंस्ट्रक्शन का केस है, जिसमें कस्टमर ये कह रहा है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो 50% कंस्ट्रक्शन हो रखा है और बाकी बचे हुए 50% के लिए उसे लोन चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन लोन जब भी होता है वो ट्रांचेज में उसका पेमेंट जाता है, मतलब 2 या 3 ट्रांचेज के अंदर उसकी पेमेंट जाती है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन स्टेज होती है उसकी, वैसे वैसे बैंक पैसा रिलीज़ करता है। तो इस केस में जैसे हमारा 50% कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो जो भी लोन अमाउंट हमारा सैंक्शन होगा उसका एटलीस्ट 50% तो कस्टमर को फर्स्ट ट्रांच में रिलीज़ हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी में और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। जो प्रॉपर्टी का लैंड वैल्यू है वो 18 लाख रुपए की है, और जो ओवरऑल उसकी कंस्ट्रक्शन अभी तक मिला के 18 लाख लैंड वैल्यू और कंस्ट्रक्शन जो उसने कर दी है वो मिला के कुछ 40 लाख रुपए की हमारे पास कंस्ट्रक्शन वैल्यू है। टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू है इंक्लूडिंग करंट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड लैंड वैल्यू। तो अगर हम उसमें अभी करंट की LTV देखते हैं तो वो हमारा 25% LTV पे आ रहा है। बट इसमें आपको इसमें एक आपको कंस्ट्रक्शन के केसेस में एक स्पेसिफिकली आर्किटेक्ट अटेस्टेड सैंक्शन कंस्ट्रक्शन वो बनाना होता है, आर्किटेक्ट अटेस्टेड मैप देना होता है, जिसमें वो आपको आर्किटेक्ट बताता है कि इस टाइप के कंस्ट्रक्शन के लिए आपको इतने कॉस्ट की रिक्वायरमेंट इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, इतनी कॉस्ट लगने वाली है। तो उस मैप को हमारा जो वैल्यूअर होता है वो वेट करता है और वो बताता है कि जी आर्किटेक्ट अटेस्टेड मैप जो आपने दिया है उसका इतना % ही वैलिड है इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, और बैंक उस अप्रूव्ड एस्टिमेट का ऑलमोस्ट 85% to 90% फंड करता है। तो इसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो अप्रूव्ड एस्टिमेट कॉस्ट है वो मोर देन हमारे लोन अमाउंट का है, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम इसको 16 लाख रुपए का लोन जो है वो इसके एस्टिमेट से के अंदर ही आता है। और इसमें हम बात कर लेते हैं कि बेसिक एमिनिटीज़ क्या हैं। बेसिक एमिनिटीज़ हमारे पास रोड वगैरह और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, आपका इलेक्ट्रिसिटी और आपका जो वाटर सप्लाई है और ट्रांसपोर्ट है, मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे अवेलेबल हैं। अब इसमें आप जैसा देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन केस है तो मीटर इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, तो मीटर के लिए हमें लास्ट ट्रांच से पहले सैंक्शन कंडीशन लगानी पड़ेगी कि बिफोर रिलीज ऑफ फाइनल ट्रांच मीटर शुड बी इंस्टॉल्ड एट द साइट। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेविएशन क्या है इस केस में। डेविएशन बेसिकली इसमें वही है कि हम जो फार्मिंग की इनकम कंसिडर कर रहे हैं वो जनरली फार्मिंग की इनकम कंसिडर तब की जाती है जब आपका जो फार्मिंग इनकम है वो आपके ITR में रिफ्लेक्ट हो रही हो, आपके पास एक विलेज ऑफिसर जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, विलेज ऑफिसर होता है या सरपंच होता है, उससे एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट हो कि हाँ जी ये फार्मर है और इसकी इतनी इतनी इनकम आती है। तो उसके बेसिस पे फार्मिंग इनकम को कंसिडर किया जाता है। इस केस में वो अवेलेबल नहीं है तो हमने इसका डेविएशन लिया है। एंड दूसरा डेविएशन इसमें ये है कि जो मीटर है प्रॉपर्टी पे वो इंस्टॉल नहीं है, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो फाइनल ट्रांच में इंस्टॉल होगा। एंड इसमें एक और डेविएशन है कि जो रोड साइड बाउंड्री है वो मिसमैच है, अच्छा सॉरी रोड साइड बाउंड्री ही मैच हो रही है, बाकी 3 जो बाउंड्रीज हैं वो मिसमैच हो रही हैं। तो जनरली क्या होता है जब एक बड़े प्लॉट में से कोई छोटा टुकड़ा कटता है तो उसके जो उस टाइम पे अगर पुरानी डॉक्यूमेंट्स हुए हों उस प्रॉपर्टी के, तो उसके साइट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, बिकॉज उसमें कई बार रीसेल हो जाता है, कई बार जो हमारा वेरीफायर जाता है वो उस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर पाता है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट पे लेफ्ट में जो भैया रहते थे वो आज की डेट में अवेलेबल हैं या नहीं है। तो इस वजह से उसकी जो तीनों साइड की बाउंड्री है प्रॉपर्टी हमारे ऑफर्ड कलेक्टर की वो मिसमैच है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम इसको इंडेमिनिटी बॉन्ड जो कि हमारा कस्टमर देगा प्लस मौका पटवारी रिपोर्ट जो कि वहाँ का जो मौका पटवारी होगा वो वहाँ विजिट करके उसका एक नक्शा बना के हमें एक रिपोर्ट देगा कि हाँ जी इसके करंट जो 4 साइड अवेलेबल लोग हैं या प्रॉपर्टी है वो ये इन लोगों की है, जिससे हमारी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो चलिए हम चैलेंजेस हमने बात कर लिया, हमने इसके
ऑफर्ड कोलेटरल के बारे में बात कर लिया हमने, इसके बिजनेस प्रोफाइल के बारे में बात कर लिया हमने, इसकी इनकम कैलकुलेशन भी देख ली कि हमारी इनकम जो है वो 16 लाख रुपए लोन को देने के लिए है। तो आप सभी लोगों को ये बताना है कि इस केस को हम कितना लोन दे सकते हैं और आपके हिसाब से इस केस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोग